सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड फिगर है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर में बता दिया। पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम के अंदर कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी टाइम पर ये कभी भी काम आ जाएंगी, ठीक है सर। अच्छा, तो पैरेललोग्राम में सबसे पहले ना ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऐसा हो, ठीक है ना, कैसा हो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आ जाए तो वो चीज पैरेललोग्राम हो जाएगी, ठीक है। या ठीक है ना, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि अगर ऐसा है तो इतना काफी होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम साबित करने के लिए। या एडजेसेंट एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री आ जाए। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है सर। तो ये एंगल्स एडजेसेंट है, तो अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम 180 आ जाएगा। तो इन दोनों का सम 180 आने से ये लाइन और ये लाइन क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी, ठीक है सर। तो ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, तो उससे क्या है, ऑपोजिट साइड पैरेलल आ जाएगा, वापस यही चीज आ जाएगी, पैरेललोग्राम आ जाएगा। डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड है ना, डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट हो, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब जहां पर भी डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट जो है ए और सी का मिड पॉइंट होना चाहिए, साथ ही साथ बी और डी का भी मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पॉइंट को बोल देते हैं ओ, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी ये होना चाहिए, साथ ही साथ ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है ना। ऐसा होने पर क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल जो है भाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से वर्टिकली ऑपोजिट ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर, तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने पर क्या होगा कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाएंगे, तो ये लाइन और ये लाइन फिर पैरेलल आ गई, ठीक है ना, फिर पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। ये आइडिया होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है ये होती है, ठीक है ना, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड। तो ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ए और सी का भी मिड पॉइंट और बी और डी का भी मिड पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। बाकी ऑफ कोर्स अप्लाई होंगे पर डायरेक्टली कोई चीज नहीं आएगी। अगला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ डिवाइडेड टू साइन फाई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि फाई जो है वो डायगोनल्स के बीच का एंगल है, न कि एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है ना। ऐसा ऑफ कोर्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला ए बी साइन थीटा भी होगा ना। देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, ए सी बी और ए डी सी है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर आ जाएगी, ठीक है सर। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब मान लो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी, इनफैक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये एंगल क्या आएगा, 90 आएगा। तो इस चीज का वैल्यू जो है ना, डी ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 90 के सामने, ये थीटा, तो बी साइन थीटा आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ गया, बी साइन थीटा। तो अगर मैं ए बी सी का एरिया देखूं तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस यानी कि ए, हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी साइन थीटा, ठीक है सर। तो डबल कर दो इसका, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, आगे वेक्टर्स में भी बहुत काम आएगा ना। हाफ डिवाइडेड टू मल्टीप्लाइड बाय साइन फाई। याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, हर किसी को रोम्बस का एरिया तो याद होता ही है, हाफ डिवाइडेड टू। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि रोम्बस में डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 होगा, तो उससे याद रह जाता है हाफ डिवाइडेड टू से ना। ये हाफ डिवाइडेड टू 590 के लिए कितना आ जाएगा, हाफ डिवाइडेड टू आ जाएगा, जो कि रोम्बस का एरिया होगा, तो उससे याद रह जाता है हाफ डिवाइडेड टू साइन फाई, ठीक है सर। और डी का वैल्यू देखिए आप, बी साइन थीटा। हाँ जी आगे। तो एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें थी, देखो ये वाली साइड है ना, सी डी इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है ना। कभी भी दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन है, तो इनके बीच का दूरी कितना होगा, ये एंगल अगर 90 है और ये 90 है, तो यही लाइन जो है ये क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर सी डी और ए बी पैरेलल है तो इनके बीच का दूरी बेसिकली क्या है, डीई। डीई इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट पेयर, ठीक है ना, ऑपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है सर। अच्छा ये तो क्या है, इस पेयर के बीच का दूरी है, ठीक है ना, क्या, बी साइन थीटा, ठीक है सर। अच्छा मान लो मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है सर, तो ये एंगल 90 यहां पर आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा ये एंगल थीटा आ गया, ये आ गया 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो बॉम्बे और यहां पर मान लेते हैं एफ, ठीक है ना। तो बी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है सर। तो यानी कि इस साइड और इस साइड के बीच का डिस्टेंस जो है कितना आ रहा है, वो आ रहा है ए साइन थीटा, ठीक है सर। और दूसरी साइड के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, बी साइन थीटा, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है ए साइन थीटा बी साइन थीटा, ठीक है सर, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मान लो ये एंगल थीटा नहीं ले तो ये वाला एंगल थीटा लोगे,
ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा, तो भी कितना आएगा साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा साइन थीटा, तो भी ये आएगा। ठीक है सर, इससे होता क्या है, इससे आगे चल के डेरिवेशन जो है वो आएगा। ठीक है, वो डेरिवेशन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन ने लिखा ना हाफ सॉरी ए बी साइन थीटा। अच्छा तो मैं लिख देता हूँ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड्स या P1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ए साइन थीटा, और दूसरा P2 बी साइन थीटा। ठीक है सर, तो यहां से जो ना आप ए और बी का वैल्यू उठा लो। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा P1 बाय साइन थीटा, और बी का वैल्यू आ जाएगा P2 बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर रख दिया P1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर रख दिया P2 अपॉन साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा आगे नीचे, एक साइन थीटा कट गया। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला होता है P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है ना, ये एक और फॉर्मूला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे रोम्बस है ना, तो रोम्बस जो है एक स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा, इनमें से कोई भी एक जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर आ जाए। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, पर अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी आ रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। साइड लेंथ अगर इक्वल आ जाए, मतलब चारों साइड्स अगर इक्वल आ जाए तो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। या डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे ये वाला एंगल होता है ना, ये वाली चीज, तो ये वाले एंगल को ये डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर दे, ठीक है ना, तो भी पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। क्योंकि अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। ठीक है ना सर, क्योंकि ये एंगल बराबर, ये 90-90 तो है ही, और ये साइड कॉमन, तो ए ऐसे कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों बराबर, तो ये चारों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, खत्म, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर जाएगा, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। एरिया, रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, जैसे मान लो ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा θ/2। ये वाला पार्ट d1 है, ये d2 है, तो ये वाला पार्ट d1/2, यहां से यहां तक का पार्ट ओ बोल दे थोड़ी देर के लिए, ओ भी कितना आएगा d1/2, ये वाला पार्ट कितना आएगा d2/2। तो tan θ/2 जो है ना, टेंजेंट ऑफ θ/2 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि d1/d2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो ध्यान रखना ये सारी कैलकुलेशन ना, कि यहाँ ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये tan θ ऐसे निकाल सकते हैं। अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। ये d1/2 का स्क्वायर, ये d2/2 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा a², यानी कि कितना आ जाएगा d1²/4 प्लस आ जाएगा d2²/4 इज इक्वल टू a²। ठीक है ना, ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, लिख लो दोनों। बोल दो उसको, बोल दो, एसी चला दो भाई, है?
रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही एक और स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के दो डायरेक्शन होते हैं, एक तो क्या है पैरेललोग्राम से आप रोम्बस ला सकते हैं या पैरेललोग्राम से आप जो है रेक्टेंगल ला सकते हैं। तो पैरेललोग्राम वाली चीज जो है रेक्टेंगल कब बन जाएगी भाई, कोई एक जो है नेसेसरी सफिशिएंट है, ठीक है ना, या तो कोई एक एंगल 90 हो जाए, तो जैसे ही एक एंगल 90 होगा तो भाई ये वाला भी 90 सारे 90 आ जाएंगे, एक 90 होते ही सारे 90 डायगोनल्स इक्वल आ जाए, ये वाला डायगोनल का लेंथ और ये वाला डायगोनल का लेंथ बराबर आ जाए, ठीक है ना, तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाए ना, बेसिकली वो तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ही ऑटोमेटिकली एक ही वाला चीज क्या आ जाएगा, ये सी है, ठीक है, ए से सी का लेंथ सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब क्या ये एंगल 90 सारे 90, ठीक है सर। रेक्टेंगल जो है एक कौन साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रेटल भी होता है, यानी कि रेक्टेंगल के चारों जो वर्टिसेस होते हैं वो एक सर्कल पर लाई करेंगे और ए सी जो है वो उसका डायमीटर आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये एंगल 90 है ना, इस वजह से एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है सर। आगे रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर। अब स्पेशल स्क्वायर जो है दोनों तरीके से आता है, स्क्वायर जो है रोम्बस से भी आप जो है स्क्वायर की दिशा में जा सकते हैं और रेक्टेंगल से भी जो है आप स्क्वायर की दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर कब बनेगा, साइड्स बराबर है, सबसे पहली चीज तो यही है, साइड बराबर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वो तो है ही, ठीक है ना, डायगोनल्स इक्वल तो होते ही है रेक्टेंगल के, पर डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर भी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, वो चीज भी आप जानते हैं, रोम्बस के लिए भी बताया मैंने आपको, रोम्बस में एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर जाएगा, ठीक है। आगे इनफैक्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल स्क्वायर के केस में 45 होंगे, ठीक है सर। आगे रोम्बस विल बी स्क्वायर। अब रोम्बस से आप स्क्वायर को अप्रोच कर सकते हैं, अभी अपन ने रेक्टेंगल से रोम्बस को अप्रोच किया, अब अपन रोम्बस से स्क्वायर को अप्रोच करेंगे। तो रोम्बस से आप स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, डायगोनल्स को बराबर कर दो। रोम्बस के डायगोनल्स जरूरी नहीं बराबर हो, पर रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो रोम्बस जो है स्क्वायर बन जाता है। या एंगल 90 कर दो, रोम्बस में एंगल जरूरी नहीं 90 हो, पर एंगल 90 है, इसका मतलब रोम्बस जो है स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये होता है, याद रहेंगे ना ये सारी बातें, बिल्कुल बिल्कुल याद रहेंगे ना। आगे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ना, ये भाई ये ट्रेपीजियम क्या होता है, कोई दो ऑपोजिट साइड जो पैरेलल हो जाए, ठीक है सर। भाई एडजेसेंट तो होंगे नहीं, ऑपोजिट ही होंगे, कोई दो साइड्स पैरेलल, इसका मतलब क्या है, ट्रेपीजियम, ठीक है सर। और भाई ट्रेपीजियम का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आया है कई बार, ठीक है ना। क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स के बीच का कुछ दूरी होगा, ठीक है ना, हाइट। आप इसका फॉर्मूला आराम से डिराइव कर सकते हैं, जैसे ही आप इसको इससे जोड़ देंगे ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट पट से डिराइव हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, वन डायगोनल काइट फिगर। काइट फिगर में क्या होता है, काइट फिगर ऐसे होते हैं ना कि ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ठीक है सर। तो अपन ने मान लो यहां से जो है परपेंडिकुलर डाला, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर डाला तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, ठीक है ना, ये सब होगा। सेम गोज यहां से भी आपने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर डाला तो सेम पॉइंट को जोड़ा ना, मिड पॉइंट ऑफ बी डी को जोड़ा, तो इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ऐसा। अच्छा, वन डायगोनल डिवाइड्स, एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है कि कोई एक डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर उसे दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करे तो उस फिगर को काइट फिगर बोलते हैं। यहां पर इस केस में, इस डायग्राम में ए सी ऐसा डायगोनल है जहां पर ए सी जो है वो ए बी सी और ए डी सी दो कॉन्ग्रेंट पार्ट में डिवाइड कर दिख रहा है, साइड 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 और एक कॉमन साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंसी, ठीक है ना। ये डायगोनल ऐसा नहीं है, इन जनरल ऐसा नहीं है जो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है सर, एक डायगोनल कर रहा है, ठीक है सर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वो तो दिख ही रहा है, अपने देख लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर आइसोसेलेस बनेगा, परपेंडिकुलर डायगोनल परपेंडिकुलर आ गए, एरिया हाफ डिवाइडेड टू आएगा। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि काइट फिगर में और रोम्बस में क्या अंतर है। रोम्बस के अंदर दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, परंतु काइट के अंदर केवल बीडी जो है इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है, एसी जो है इस पॉइंट पर बाइसेक्ट नहीं हो रहा। एरिया का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना, परंतु समझ गए ना, एक ही डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स साइड्स भी डिफरेंट है, पर आपसे मान लो एरिया पूछ ले तो पट से बोल देना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फंडामेंटल डेफिनेशन ये है कि चारों पॉइंट जो सर्कल पे लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद भाई ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 आ जाए, ठीक है ना, ये कंडीशन होता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, ए और सी 180, ए और सी 180, ठीक है सर। और भाई ये वाली चीज है ना, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, मान लो ये चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो आपने इनको जोड़ दिया, ठीक है ना, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ए ई इंटू ई सी, ठीक है सर, ये वाला लेंथ और ई बी मल्टीप्लाइड बाई ई डी, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट बराबर आएगा, ठीक है ना। ये भी आईआईटी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, आपने सीक्वेंस सीरीज में एक एमजीएम का सवाल था,
वो यही चीज है ना, एप्लीकेशन उसका। अच्छा, इसका प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है ना। आप देखें ध्यान से भाई, ये वाला, ठीक है ना, और ये वाला ट्राइंगल आप ले लें, तो भाई ए बी में एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है सर। ये सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के सवालों में एंगल देखने आने चाहिए। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इससे ऐसे रिलेटेड है। तो ए बी सेगमेंट में एक तो ये एंगल, एक ये एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैलकुलेटर दिल्ली में बन रहा है, ये दोनों इक्वल, ये वाला और ये वाला बराबर, ठीक है ना। सिमिलर ट्राइंगल आ गया ना। जैसे सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन लिखोगे, सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है पता है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, साइड्स जो प्रोपोर्शनल है। जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इनके सामने वाली साइड AE और BE, AE अपॉन BE इज इक्वल टू इसके सामने वाली क्या है DE और इसके सामने वाली क्या है C, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। उससे आपका खट से ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना सर। सिमिलर ट्राइंगल से क्या कंडीशन निकाली जाती है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि साइड्स का बराबर बराबर एंगल्स के सामने वाली साइड्स का रेशियो जो है सेम रहता है, ठीक है सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब जब बात उठी ही है तो बता ही दिया जाए। डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दो ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो तो बराबर होता ही है, और अगर उनके एरिया का रेशियो देखा जाए तो उनके एरिया का रेशियो जो है साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, ठीक है ना सर। इज इक्वल टू S1 बाई S2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो जो है साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अरे सुनो, अगर एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की हाफ है, ठीक है ना, आधी है, यानी कि एक ट्राइंगल का साइड लेंथ 2 है, एक ट्राइंगल का साइड लेंथ 1 है, ठीक है ना, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका जो एरिया आएगा ना और इसका जो एरिया आएगा वो क्या है? 4 गुना होगा, ठीक है ना। इसका एरिया जो है इसका 4 टाइम्स होगा, ठीक है सर। लिख लो, ये रिजल्ट है बेसिकली ना। डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इज इक्वल टू S1 बाई S2 का स्क्वायर। एरिया का रेशियो है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। फील करना ही बहुत आसान है। हाफ BC साइन लिखोगे ना SOT का, खट आ जाएगा। B और C का रेशियो आएगा ना, साइन साइन तो कट जाएगा। क्या बेटे, आज तुम बहुत चेक रहे हो हैं? नहीं तो अच्छा ही है, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, आज कुछ नई चीज सीखी तुमने, आगे बढ़ते हैं ना भाई। नोट है ना, ये EB इंटू EA है ना भाई, EB, E कहाँ ये रहा, EB मल्टीप्लाइड बाई EA, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना चाहिए। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू EC, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ET स्क्वायर ना। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से आप लाखों करोड़ों लाइंस जो है ड्रॉ करें, सर्कल्स को वो कई जगह काटेंगे, 2 जगह काटेंगे, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट, ठीक है ना, या कॉर्ड, ठीक है ना, सीकेंट या कॉर्ड। कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करिए उसे उस सर्कल का सीकेंट या कॉर्ड बोला जाता है। तो भाई EA जो है वो सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट, ये लाइन के टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो भाई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने एक सीकेंट ड्रॉ किया तो EB मल्टीप्लाइड बाई EA बराबर आता है ET स्क्वायर के, ठीक है सर। EP इंटू, आप खूब सारे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये भी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है सर, ये भी एक लाइन आ जाएगी। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, इज इक्वल टू हमेशा ET स्क्वायर आएगा, हमेशा ये वैल्यू जो है सेम आएगी ET स्क्वायर की, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टॉलमेस थ्योरम है ना, P साइलेंट है ना, पर टॉलमेस थ्योरम नहीं है, टॉलमेस थ्योरम। तो ये क्या कहती है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड है ना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि ऑपोजिट साइड यानी कि AB इंटू CD, यानी कि जैसे मान लो ये रखा है एक साइक्लिक, तो AB इंटू CD, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू AC इंटू BD, ठीक है ना, ऐसा होता है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है, बहुत कम आता है, पर जब भी आएगा छप्पर फाड़ के आएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको जब खूब सारे नंबर दिलाएगा, ठीक है ना, मतलब आप ही को आएगा फिर किसी को नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दिखना चाहिए आपको सर्कल के अंदर, मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है या एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो ध्यान रखना एक आध जो कैलकुलेशन में कभी फंस जाता है टॉलमेस थ्योरम, ठीक है सर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे पॉइंट भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो कोऑर्डिनेट से, ठीक है ना सर, ज्योमेट्री से, और ऑफ कोर्स उसके अंदर अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? एक पॉइंट को ट्रैक करना, एक पॉइंट कहां पर उसे लोकेट करना।
तो पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कुछ एक वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, यानी कि अलजेब्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा का फंडामेंटल यूनिट क्या है, एक्स, ठीक है सर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी ऑफ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा की हेल्प से। तो अलजेब्रा का फंडामेंटल यूनिट ऑफ कोर्स वाई भी यूज होगा, एक्स और वाई दोनों यूज होंगे, ठीक है सर। और पॉइंट के बारे में हम लोकेट करेंगे, ठीक है। तो उसी के कॉम्बिनेशन से जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना है। आगे सबसे बेसिक बात है ना भाई, आप जानते होंगे कि ये एक्स एक्सिस और सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मान लो कोई दरकार पॉइंट, ठीक है सर, 1,2, तो आपको इसका दूरी निकालना है, मान लो 0, 0 से, ठीक है सर। तो वो निकालने का फंडा है, ठीक है ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है ना। क्या ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, एक्टिवेट विंडोज ना, अरे भी विंडोज चल रहा है, करा लेंगे भी, एक्टिवेट करा लेंगे। हाँ भी, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं ना, इसका प्रूव गया बाहर में, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, करो भी क्वेश्चन करो, है 5, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, 5 ही आएगा। भी कितना आ जाएगा भाई, 4 माइनस 1 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट 5 आ जाएगा ना। बहुत ही फंडू कैलकुलेशन है आपकी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 13 आ जाएगा ना, शानदार शानदार। 1 1 और 69 कितना आ जाएगा, 15 और 8, सही बात है, कितना आ जाएगा, सही है, 41 आ जाएगा ना। 40 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जो है 41 का स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। 1681 आ जाएगा ना, 1681 का रूट आ जाएगा 41। क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं, 2 आ जाएगा ना, मुबारक हो गया ना, मुबारक हो, ठीक है ना, 2 ही आंसर आएगा। आगे सेक्शन फॉर्मूला ना, सेक्शन फॉर्मूला, जैसे मान लो दो पॉइंट दे रखे ना, एक ए एक बी, x1 y1 और x2 y2, और एक पॉइंट P है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, ठीक है ना, ऐसा किस रेशियो में, m/n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि AP डिवाइडेड बाय BP, ठीक है ना, इज इक्वल टू m/n, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसी तरह से लिखा जाता है, डिस्टेंसेस का रेशियो है बेसिकली, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। ध्यान देखना, मैंने पहले A और B लिखा है और आगे P लिखा है, AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n। ऐसा अगर गिवन है तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, ये बताना है अपने को। तो इसका आंसर आता है ये भाई, m मल्टीप्लाइड बाय इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, n मल्टीप्लाइड बाय इसका कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन होती है m मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है ना। और y कोऑर्डिनेट की बिल्कुल सिमिलर होती है, तो आप इसको भले याद ना करें, जिस ऑर्डर में आपने इसको याद किया उसी ऑर्डर में ये आता है, ठीक है ना। दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ठीक है ना, रेशियो, ठीक है, ये आपका आंसर याद रहेगा ना। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए क्या है, अगर ये मिड पॉइंट है तो m और n बराबर होंगे, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर आप मानना चाहें, ठीक है ना, मिड पॉइंट के लिए, तो ये क्या है, 1 और 1 मान लो, ठीक है ना। 2 और 2 भी मान लोगे तो भी मिड पॉइंट ही आएगा, 3 और 3 मान लोगे तो भी मिड पॉइंट ही आएगा, पर सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 और 1 से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 1 1 मान लिया, m और n की जगह 1 1 रख दिया, काम खत्म। आप 2 2 भी रख दोगे तो भी वही आएगा, 3 3 रख दोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। भाई ट्राइसेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट दे रखा है 1 1 यहाँ पर, और एक पॉइंट दे रखा है 10, 13 यहाँ पर। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बंटना, ठीक है ना। ये A और ये थोड़ी देर के लिए B बोल देते हैं, तो 3 बराबर बराबर टुकड़े में बंटना। इसका मतलब एक टुकड़ा जैसे ऐसे यहाँ मान लेते हैं C, एक टुकड़ा ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर D, ठीक है सर। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होना है, इसी को बोलते हैं ट्राइसेक्शन। तो मान लो जैसे मुझे पॉइंट जो है C निकालना है,
इसके कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है सर। तो सी पॉइंट, ये वाला लेंथ जो है इस लेंथ का दुगना है, तो ये जो है 1 और इस टू 2 आ जाएगा, ठीक है ना सर। ये पार्ट यानी कि आगरा कैलकाटा AC अपॉन BC, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, ठीक है सर। तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय इसके कोऑर्डिनेट, 2 मल्टीप्लाइड बाय इसके कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 1+2, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1+2, ठीक है सर। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 यानी कि 13 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 डिवाइडेड बाय 1+2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ गया 12/3 4 और 15/3 5, 4,5 आ जाएगा ना। ये वाला पॉइंट आ गया अब तक अपने पास 4,5। तो एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन तो आ रहा है 4 5। अब इसके लिए तो क्या, जब आप इतनी गणित कर चुके हो, इतना कैलकुलेशन कर चुके हो, तो दिस और दिस का मिड पॉइंट ही तो है डी। मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम का एवरेज, वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो 4 + 10 14, 14/2 7 आ जाएगा, 7 और 5 और 10 13 सॉरी 18/9 आ जाएगा। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन देखो, जब रेशियोज या लेंथ जो है बराबर हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। 1 4 7 10 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। अच्छा, 1 5 9 13 ये भी एक एपी है और इनका कॉमन रेशियो क्या है 4 है, ठीक है सर। अगर मान लो मैं 4 पार्ट्स बनाया था, ठीक है सर, तो अपने आप में क्या है वो भी एपी बन के आता। अगर रेशियो बराबर, ये लेंथ फिर ये लेंथ फिर ये लेंथ फिर ये लेंथ, तो अगर ये रेशियो बराबर चल रहे हैं ना, लेंथ बराबर चल रही है, तो इनके एब्सिस और ऑर्डिनेट भी जो है क्या है एपी में चलते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, ठीक है, जी क्या होता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जी है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट जो, ये पॉइंट जो है ए और इस पॉइंट है ना डी बोल देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो जी पॉइंट जो है ए और डी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए जी डिवाइडेड बाई डी जी, ठीक है ना सर। इसका वैल्यू जो है वो है 2/1, ठीक है ना, ऐसा है। तो भाई सबसे पहले तो मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम, है? डी पॉइंट जो है भाई मुझे नर्वसा देते हो तुम तो, हैं? भाई डी पॉइंट जो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो डी पॉइंट की कैलकुलेशन आएगी x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, जैसे जी पॉइंट निकालना है मुझे, तो 2:1 है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका कोऑर्डिनेट, 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो 2 को जैसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो कितना आ जाएगा x2 + x3 और प्लस x1 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा x2 + x3 और प्लस x1 और डिवाइडेड बाय 2 + 1, वो आ जाएगा 3 और कॉमा करके सेम गोद है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय y1 बाई 2 + y3 अपॉन 2 में 2 कट जाएगा, तो ये भी ये आ जाएगा ना सिग्मा ऑफ y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। बेसिकली g जो है वो क्या आ रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सिसा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। ये अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है 3 नंबरों का और वो लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन ऑर्डिनेट्स का, ठीक है ना। एवरेज लिखा हुआ है ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट्स का एवरेज होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये इसका डेरिवेशन था ना, सेंट्रोइड का डेरिवेशन था। अगर ट्रायंगल के वर्टिस के कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो g के कोऑर्डिनेट आते हैं एवरेज ऑफ एब्सिसा कॉमा एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड मिड पॉइंट्स करो। क्या रहा है आंसर तो पता नहीं, कर लो आप, कर लो आराम से ना, तसल्ली से कर लो।
हाँ स्टार्ट करते हैं ना, बहुत ही आसान सवाल है भाई। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई सवाल है तो सबसे पहले तो जो है आप एक डायग्राम बना लें, ठीक है ना, कोशिश करें एक डायग्राम बना लें। अब ऐसा जबरदस्ती नहीं कि डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक है ना, पर फिर भी एक अच्छा सा एक ग्राफिकल अप्रोच मिल जाता है, ठीक है ना, इसलिए। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स वैसे ही बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स अगर आप एग्जैक्ट मार्क करना चाहें एग्जैक्ट करें, नहीं मार्क करना चाहें एग्जैक्ट न मार्क करें, ठीक है ना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, बहुत छोटा सवाल है। 0 0 और ये पॉइंट बोल दिया 2 3, ये पॉइंट बोल दिया 4,0, ठीक है ना। ओरिएंटेशन कुछ भी है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कुछ होगा। अब क्या बोला, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, जी के कोऑर्डिनेट बताना है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ही बताना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे भाई, 1 आ जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया ना। एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, 0 + 3/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 3, ठीक है ना, 3,3/2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,0, ठीक है, ऐसा जाएगा। अच्छा, जी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 + 2 + 4 6, 6/3 आ जाएगा 2। तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 3 0 1 आ जाएगा। तो 2,1 जो है ये जी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे एक बार और इसी सवाल पे थोड़ा और गौर फरमाते हैं ना। देखो, मान लो कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, आपने जो है इसके मिड पॉइंट जो है उनको जोड़ दिया, ठीक है, मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है सर। तो मिड पॉइंट को जोड़ने का जैसे ये वाली लाइन आती है ना, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आएंगी, ठीक है सर। ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 1/4 आएगा, क्योंकि इसकी साइड क्या है, ये साइड हाफ आएगी, ये तो पता है ना मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे मान लो ये दे रखा है ए बी सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है सर, ये सब मिड पॉइंट है, ठीक है सर। तो ये वाली साइड जो क्या आएगा, इसके बी सी के हाफ आएगी, ये वाली चीज जो है क्या आएगी, ए बी के हाफ आएगी, एफ डी जो है वो ए सी के हाफ आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ये ट्राइंगल डी एफ का एरिया क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा ना, 1/4 आ जाएगा ओरिजिनल का, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड आएगा ना, यानी कि DEF का जो सेंट्रोइड आएगा वही सेंट्रोइड होगा किसका, ABC का, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि अपने को D के कोऑर्डिनेट पता है x2 + x3/2, इसके कोऑर्डिनेट पता है x1 + x3/2, इसके कोऑर्डिनेट पता है x1 + x2/2, ठीक है सर। तो DEF के कोऑर्डिनेट पता है। फिर अगर आप DEF के अंदर भी इस ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका भी सेंट्रोइड जो क्या आएगा, वो ABC के सेंट्रोइड का ही सेम कोऑर्डिनेट आएंगे। फिर अगर आप इसके भी मिड पॉइंट्स को जोड़ करके जो ट्राइंगल बनाओगे, इसका भी जो सेंट्रोइड आएगा वो ABC के सेंट्रोइड के बराबर आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप इन्फिनिटी तक भगा सकते हैं, सेंट्रोइड सेम ही रहेगा, ठीक है सर। लिख लो, सेंट्रोइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स of any triangle, centroid of triangle formed by joining midpoints of any triangle is same as that of original triangle. एरिया बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1/4, फिर 1/16, फिर उसके बाद 1/4 का फैक्टर रहेगा आपका, 1/4 का फैक्टर रहेगा ना, ये 1/4, फिर ये उसका 1/4, फिर ये उसका 1/4, तो 1/4 1/4 1/4 रहेगा। आ जाएगा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स द 2 पॉइंट्स इंटरनली, ठीक है सर। तो जब भी ऐसा कोई सवाल है ना, तो आप कैसे तो मार्क करना चाहो तो मार्क कर लो। 1 जो है कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और x का वैल्यू 3, y इज इक्वल टू -1 है ना, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है सर। तो एक पॉइंट होगा x एक्सिस पर, ठीक है ना सर। तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को बताना है, तो x एक्सिस पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो इसको मान लिया α,0 है ना, ऐसे मान लिया। और रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स, तो आप क्या कंडीशन लगा दो कि भाई a इसको बोल दो c, और AC
अपॉन BC को बोल दो लैम्डा इज टू 1, ठीक है ना, ऐसा करके बोल दो। ये 1 1, ठीक है सर। ये कितना आ रहा है 3 -1, ठीक है सर। तो अपने को कंडीशन क्या दे रखी है कि एक ऐसा पॉइंट C जो A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू 1 में, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो अपन पूरा फोकस y कोऑर्डिनेट पर ही रखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ये कितना -1, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी कि माइनस लैम्डा, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0, ठीक है ना। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। लैम्डा का वैल्यू 1 आने का मतलब अपन ने क्या माना था, लैम्डा इज टू 1 माना था। तो जो रेशियो है कितना है, लैम्डा इज टू 1 ही है, यानी कि मिड पॉइंट है बेसिकली। ऐसे भी दिख रहा था 1 और -1 का सम कितना आ रहा है 0, तो x1 + x2 y1 + y2 कितना है 0, तो रेशियो कितना आएगा, सेम आएगा ना, 1 आ गया। तो मिड पॉइंट है बेसिकली ना इसका। फाइंड द रेशियो, तो रेशियो का आंसर क्या है, रेशियो है 1:1, ऐसे बोल देंगे अपन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इससे पहले एक बार इसको फिर बता दूं, जब भी आपको कोई पॉइंट निकालना हो जिसमें आपको रेशियो जो है पूछा गया हो, तो आप फौरन उस रेशियो को लैम्डा इज टू 1 माने, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, अपन a इज टू भी मानेंगे तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे, बढ़ जाएगा ना कैलकुलेशन। और इसमें क्या है, अगर लैम्डा का वैल्यू मान लो आपका आता है आंसर 4/3 करके ना कंडीशन से, तो आप बोल दो लैम्डा 4/3 का मतलब क्या है, जो रेशियो है वो क्या है, इंटरनल डिवीजन है, और 4:3 का डिवीजन है, ठीक है सर, ऐसा बोल दो। आगे सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, ए और बी 2 पॉइंट रखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, और बी पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2, ठीक है सर। तो पॉइंट P जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, इसको m/n में, ठीक है सर। तो m/n में डिवाइड करने का मतलब क्या, अभी ये थोड़ा डायग्राम है थोड़ा गड़बड़ है, AP, ठीक है ना, AP अपॉन BP, ठीक है ना, ऐसा ये है m/n। मैं लिख देता हूं AP डिवाइडेड बाय BP, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू m/n, ठीक है ना, ऐसा। तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना सर। देखो मैंने उसके अंदर भी जो इंटरनल वाला था ना, उसमें भी AP अपॉन BP लिखा था, याद है। तो तब P पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड कर रहा था, अगर मेंशन्ड एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं कोई गिवन रेशियो लेकर के ना, तो ये वाला डायग्राम तो है थोड़ा गड़बड़ है ना इसमें। ये वाला पार्ट M है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट M है, और यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट N है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं, देखो कैसे आएगा। जैसे मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जो इसको मान लो 2:1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या है, डबल है, और ये वाला पार्ट सिंगल है। लग रहा है ना कि हाँ AP जो है अपॉन BP जो है वो 2 आ रहा है। 2:1 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया। तो AP अपॉन BP जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है सर। तो पॉइंट जो बाहर ही आएगा भाई, AP जो है BP का डबल हो जाए तो इस पॉइंट को यही होना पड़ेगा। मतलब डायग्रामेटिकली ये सेंसिबल लग रहा है कि हाँ AP जो है इस साइड आएगा। अच्छा मान लो अगर एक्सटर्नल डिवीजन पूछा जाए और बोला जाए कि AP अपॉन BP जो है वो आ रहा है 1/2, ठीक है सर, तो कहां पर आएगा, तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। AP अपॉन BP 1:2, ठीक है ना। AP का लेंथ छोटा है और BP का लेंथ बड़ा है, ठीक है ना सर। P पॉइंट जो है इस साइड आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना सर। तो 1 से ज्यादा के लिए ना ये पॉइंट P जो है वो AB को जोड़ने वाली लाइन के इस तरफ आएगा, और अगर रेशियो जो है 1 से कम आ जाए तो पॉइंट जो है A के उस साइड आएगा, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी आपको डायग्रामेटिकली ध्यान रखना है कि हाँ अगर P जो है वो इस साइड है, इसका मतलब क्या है कि AP अपॉन BP जो है 1 से ज्यादा है, और
अगर P इधर है तो AP अपॉन BP क्या है, 1 से कम है, ठीक है ऐसा। अच्छा फंडा क्या होता है कैलकुलेट करने का, आप क्या करो, आप तो वही लिखो, ठीक है ना। पहले तो क्या करो, A के कोऑर्डिनेट लिखो दिस, B के कोऑर्डिनेट लिखो दिस, और एक्सटर्नली डिवाइड करा तो भी यही लिखो m/n, ठीक है ना। m/n लिख लिया, m को मल्टीप्लाई करो इससे, n को मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है ना। AP अपॉन BP है ना, तो ऐसे लिख लो, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट और रेशियो m/n, m को इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बेसिकली, m को B से, n को A से, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, m+n आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। पर क्या करो, बस जो डिनोमिनेटर बन रहा है, जैसे m/n है, तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है m अपॉन n जो रेशियो है, उसमें n की जगह इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्मूले में -n कर दो, आपका एक्सटर्नल का फॉर्मूला जो है प्रकट हो जाएगा। दुनिया में जहां जाए ना n की जगह -n कर दिया, ठीक है, एक्सटर्नल का फॉर्मूला आ गया। डिनोमिनेटर को नेगेटिव करने का मतलब ये नहीं है, क्या मतलब नहीं है कि AP अपॉन BP जो है नेगेटिव हो गया है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो फॉर्मूला ही ऐसा है, डेरिवेशन ही ऐसा है, ठीक है ना, डेरिवेशन की वजह से, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो साइड लेंथ है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। AP अपॉन BP डिस्टेंसेज हैं तो ये पॉजिटिव ही होगा। पर अगर बोल रखा है कि रेशियो पॉजिटिव और इंटरनल और एक्सटर्नल मेंशन्ड होगा, इंटरनल है तो m और n दोनों पॉजिटिव आएंगे, और अगर एक्सटर्नल है तो रेशियो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव करके फॉर्मूला जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। करो, कर लिए। तो 2:3 का फंडा क्या, 2:3, ठीक है ना सर, और 3 की जगह -3 लगा दो। अब आप इंटरनल का याद रखो, एक्सटर्नल छोड़ो, ठीक है ना। एक्सटर्नल के लिए करो इंटरनल का फॉर्मूला, बस डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो -3 × 2 -6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14, डिवाइडेड बाय 2 -3 कितना आएगा, -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18, और -9, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है -8 और ये आ रहा है -9, -8 -9। नेक्स्ट पढ़ो भाई, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट शब्द का आईआईटी ने कभी प्रयोग नहीं किया है, परंतु इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए जो है ये एज अ टाइटल है। हाँ जी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है λ:1 में, यानी कि AP डिवाइडेड बाय BP इज लैम्डा, ठीक है ना, ऐसा AP अपॉन BP इज लैम्डा, ठीक है। और सिमिलरली पॉइंट Q जो है वो डिवाइड कर रहा है A और B को एक्सटर्नली, यानी कि AQ डिवाइडेड बाय BQ, ठीक है। देख रहे हो ना, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको मैं आगे लिख देता हूं, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको मैं आगे लिख देता हूं, AP अपॉन BP, AQ अपॉन BQ, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, P और Q को एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू NB, ठीक है ना। क्या फंडा होता है, एक पॉइंट, कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, 2 फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक सर्टेन रेशियो में, और उसी रेशियो में एक और पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो उन दोनों पॉइंट्स जो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों को एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, जो फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है सर। ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, ठीक है। फंडा क्या है, फंडा ये, ठीक है ना, ठीक है ना, एक इंटरनल डिवीजन एक एक्सटर्नल, ये फंडा होता है। तो P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे। आगे हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि AP, AB और AQ जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। इसका प्रूफ बहुत आसान है, पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट का फंडा क्या है, ये पॉइंट इंटरनली ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करे, और इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन होता है कि AP, AB एंड AQ आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, HP में। या ऐसे बोल दो कि AB इज हार्मोनिक मीन ऑफ AP एंड AQ, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये वाली चीज है, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया,
भाई अपने को क्या रिलेशन चाहिए, अपने को रिलेशन चाहिए ए बी, ए पी और ए क्यू में, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, इस रिलेशन का यूज किया। अपने को रिलेशन किस में चाहिए, ए पी, ए बी और ए क्यू में। तो ए पी तो मौजूद है पहले से, ए क्यू भी मौजूद है, बस बीपी की जगह को चेंज करते हैं। तो बीपी को लिख लिया, बीपी को लिख लिया ए बी माइनस ए पी, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड आ जाएगी ए पी डिवाइडेड बाय बीपी को लिखा, बीपी को लिखा है ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी, ठीक है सर। और ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए क्यू को तो वही रहने दिया, चाहिए अपने को। अच्छा बी क्यू, बी क्यू को लिखा है ना, बी क्यू को लिखा ए क्यू माइनस ए बी, ठीक है ना, ए क्यू माइनस ए बी, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया। अब देखो आगे ना रिलेशन ए पी, ए बी और ए क्यू इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो इसी से ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, इससे पट से आ जाएगा वाला रिलेशन, ठीक है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इंटरनल, अब भाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, कुछ एक ऐसी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन बनती है जहां पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली सिचुएशन आएगी। तो पहली सिचुएशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर डिवाइड द बेस हार्मोनिकली, ठीक है ना। जैसे आपने ट्राइंगल एबीसी लिया, ए डी अपने आप में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। एक्सटर्नल एंगल क्या है, ये वाला एंगल है ना, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इसको आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, 180 माइनस ए, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2। तो अब देखो डी और डी डैश जो है ना, डी और डी डैश वो क्या है, वो बी और सी के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, बी और सी के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। डी एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। अपने को पहले ही पता है कि भाई बॉम्बे दिल्ली अपॉन कैलकाटा दिल्ली कितना आएगा, सी अपॉन बी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है सर। सिमिलरली ना आप ये भी प्रूव कर पाओगे कि बी डी डैश अपॉन सी डी डैश इज इक्वल टू सी बाय बी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। लिख देता हूं एक बार, बी डी डिवाइडेड बाय सी डी, ठीक है, बराबर आता है सी अपॉन बी, ठीक है ना, ऐसा। और ये चीज बराबर आती है बी डी डैश डिवाइडेड बाय सी डी डैश, ठीक है ना, ऐसा। तो अपने आप में ये वाली चीज ना, ये पार्ट क्या कह रहा है, ये पार्ट कह रहा है कि डी जो है वो बी और सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, सी अपॉन बी में। और ये वाली चीज क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है कि डी डैश जो है बी और सी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में, और वो रेशियो क्या है, लेमडा क्या है, सी अपॉन बी है, ठीक है सर। तो इसीलिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अगर आप है ना बॉम्बे दिल्ली अपॉन कैलकाटा दिल्ली निकालना ही चाहते हैं ना, दिस अपॉन दिस, ठीक है सर, तो क्या करो, साइन रूल लगा दो, ठीक है ना, साइन रूल लगा दो। ये एंगल क्या है, ए बाई 2, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दो, ठीक है सर। ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है सर। तो भाई ए बाई 2 के सामने कितना आएगा, सी डी आएगा। तो ट्राइंगल ए सी डी में साइन रूल लगा दिया, कितना आएगा, सी डी अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है सर, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा, ठीक है सर। और ए बी डी में साइन रूल लगा दिया, क्या लिखा, बी डी अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। खट से दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, क्या कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आप साइन रूल लगाओगे आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी आप साइन रूल में इन्वॉल्व कर लें, किस किस को इन्वॉल्व करना है साइन रूल में, बी डी डैश सी डी डैश, ठीक है ना, बी डी डैश और सी डी डैश को इन्वॉल्व कर लो, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा अगला भाई, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, करो भाई क्वेश्चन करो।
coordinates of A and B is 0, 0, 9, 0. Find point which divides AB externally in the ratio 1:2. तो पहला काम तो क्या एक्सटर्नल डिवीजन, तो क्या किया 0, 0 तो लिखा 1:2 और क्या किया डिनोमिनेटर को नेगेटिव कर लिया, ठीक है ऐसा। अच्छा तो नेगेटिव करने के बाद -2 × 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये तो 0 आ जाएगा, 0 अपॉन -1 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या -9,0, ठीक है ना। पहला आंसर है -9,0। तो ये तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट। अब इन्होंने क्या बोला है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताओ, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2, तो जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा 1:2 वो इस पॉइंट का है ना, इस पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इंटरनल डिवीजन के लिए 1 और यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो +2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 +1 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 0 + 9 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये इंटरनल डिवीजन वाला निकाल रहा हूँ, और एक्सटर्नल वाला तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 + 0 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,0। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि -90 और 30 एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं विद रिस्पेक्ट टू 0, 0 और 90, ठीक है ना, ये हुआ। जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने को बोलेंगे तो जो रेशियो होगा उसमें एक बार हम नेगेटिव। तो मान लो आपसे 2 पॉइंट्स का कुछ पूछा कि भाई इंटरनल डिवीजन क्या पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाला उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा तो नेगेटिव यूज करोगे। पर अगर मान लो आपको दे रखा है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो है ना, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं। अब आपसे बोला कि एक पॉइंट है ना, ये नहीं दे रखा, ठीक है सर। आपको बोला कि ऐसे ऐसे करके क्या आंसर आया था, -90 आया था, ठीक है ना। तो -90 आपको बोल रखा है कि एक पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप क्या करोगे, पहले तो λ/1 निकालोगे, ठीक है। तो λ/1 से आपका लैम्डा आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है ना। -1/2 का मतलब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। -1/2 से एक्सटर्नल डिवीजन आ गया। फिर आप बोलो, आपसे फिर अगला पूछा कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताओ इसका। तो अब आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है तो पॉजिटिव रेशियो लोगे ना, 1/2 लोगे ना। अब तो -1/2 तो आपने निकाल लिया कि ये पॉइंट दे रखा है, बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपने लैम्डा निकाल लिया कि भैया देखो ऐसे से -1/2 आ जाएगा। फिर आपसे पूछा इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, तो उसके लिए आप लैम्डा को 1/2 रख लो, आ जाएगा, ठीक है ना। आगे भाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये डायग्राम बनता है ना, पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आज। हाँ जी, क्या कह रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स। अब भाई एक्सटर्नल और इंटरनल कॉमन टेंजेंट होते क्या हैं। जैसे मान लो 2 सर्कल दे रखे हैं, दोनों सर्कल दूर दूर हैं, ठीक है सर। अब इनका एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कहते हैं उस चीज को जो कॉमन टेंजेंट लाइन है, वो लाइन जो दोनों सर्कल्स पर टेंजेंट है और दोनों सर्कल के सेंटर्स इस लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। लिखना चाहो तो आप लिख लें, common tangent line having centers on same side। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं 4 कॉमन टेंजेंट आ रहे हैं ना, एक तो ये वाली लाइन आ रही है, एक ये वाली लाइन आ रही है, और एक ये वाली लाइन आ रही है, और एक ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है ना। ये 4 कॉमन टेंजेंट है ना ऐसा। अच्छा उनमें ये 2, ये वाला इसके दोनों सेंटर्स सेम साइड, ये वाला कॉमन टेंजेंट इसके दोनों सेंटर्स ऊपर की तरफ, इसके नीचे की तरफ, तो सेम साइड आ रहा है ना इसके लिए और इसके लिए। ये टेंजेंट ऐसे हैं जिनके सेंटर्स जो हैं या तो ऊपर एक ही तरफ आ रहे हैं ना। और मान लो जैसे मान लो आपने ये लिया, ये वाला जो कॉमन टेंजेंट है, इसके एक सेंटर तो इस तरफ आ रहा है, एक सेंटर इस तरफ आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट साइड, ठीक है ना। तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट क्या होता है, कॉमन टेंजेंट लाइन विच हैज सेंटर्स ऑन डिफरेंट साइड। लिखो
कॉमन टेंजेंट लाइन हैविंग सेंटर्स ऑन डिफरेंट साइड। वो कॉमन टेंजेंट लाइन जिसके सेंटर्स जो है दोनों अलग अलग तरफ आए उसे इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे करें डिवाइड लाइन जॉइनिंग। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इंटरनल कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, एक्सटर्नल का ये, ठीक है सर। अब मैंने आपको बचपन में बताया था कि भाई अगर इस पॉइंट को जो ना, जैसे ये टेंजेंट है, अब इस पॉइंट को अगर जोड़ दे ना, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर होगी, सही है। अच्छा, इस पॉइंट से आपने ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट को जोड़ दें तो वो क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है ना। ऐसा ये एक लाइन पे लाई करेंगे, चारों पॉइंट एक लाइन पे होंगे। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, लाइन जॉइनिंग सेंटर्स एक्सटर्नली इंटरनली द रेशियो ऑफ रेडियस। ये पॉइंट C1 और C2 को R1:R2 में डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, C1O डिवाइडेड बाय C2O1 लिख देता हूं। C1O1 है ना, लिखा हुआ है ना, C1O1 अपॉन C2O1, ठीक है ना। ये वाली चीज बराबर आती है R1:R2 के, ठीक है ऐसा। और साथ के साथ ये एक्सटर्नली डिवाइड करा ना, C1O2 डिवाइडेड बाय C2O2, ठीक है ना। ये भी आती है R1:R2 के, ठीक है ना, ऐसा होता है। प्रूफ बहुत ही आसान है ना, प्रूफ बहुत ही आसान है। दो ट्राइंगल कंसीडर किए ना, एक तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगला ट्राइंगल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है सर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, क्योंकि ये वाला एंगल तो क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है सर। और 90, ठीक है ना, तो डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है सर। अच्छा, तो 90 के सामने इस ट्राइंगल की साइड क्या आ रही है, C2O2, ठीक है ना, C2O2। इस ट्राइंगल की साइड 90 के सामने कितने आ रही है, C1O2, ठीक है सर। तो C1O2, ठीक है सर। अच्छा, इस एंगल के सामने जो है दोनों ट्राइंगल की साइड, इस ट्राइंगल की साइड आ रही है R1 और इस एंगल के सामने इस छोटू ट्राइंगल की साइड आ रही है R1, ठीक है सर। आगे ना R1:R2 में आएगा, ठीक है सर। अच्छा, अगले वाले के लिए, तो अगले वाले के लिए क्या क्या, यहां से अपने परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला। देखो ट्राइंगल ये वाला पॉइंट और ट्राइंगल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये सिमिलर आ रहे हैं। एक एंगल तो 90 और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सेम आएंगे, तो डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है सर। 90 के सामने कितना आ रहा है, C2O1 C1O1, ठीक है ना, C2O1 C1O1। और इस एंगल के सामने कितना आ रहा है, R1 और ये R2, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला पॉइंट तो क्या है, ऐसे दिख रहा है कि इंटरनल डिवीजन वाला है, और ये वाला पॉइंट C1 C2 का एक्सटर्नल डिवीजन वाला है, ठीक है ना, ऐसा लिख डालो। तो इसका मतलब क्या हुआ, O1 O2 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ C1 C2, और वो जो रेशियो है वो क्या है, R1:R2। पिछले में क्या था, साइड्स का रेशियो आया था, ठीक है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड बेस हार्मोनिकली, और किस रेशियो में, साइड्स का रेशियो में, ठीक है सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो O1 O2 आर, ये मैंने बताया आपको भी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ना, अब मान लो आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो भाई सबसे पहली चीज तो मैंने क्या की, इसको जो है ना, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट जो I1 एक एंगल बाइसेक्टर, इसको जो है इससे जोड़ दिया, ठीक है सर, एक और एंगल बाइसेक्टर। कोई दो एंगल बाइसेक्टर से आपको इन सेंटर मिल जाता है ना, कोई दो एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन आपको इन सेंटर देगा। ये I है, ठीक है, I1 क्यों लिख रहा हूँ, I आएगा ना, I, ठीक है सर। अच्छा, अब B और C, तो B और C अभी मैंने आपको प्रूफ दिया, ये पॉइंट जो है ना दिल्ली, ये D कैसा होगा भाई, BD अपॉन CD जो है वो आ जाएगा C अपॉन B, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा C:B, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इसका ध्यान सुनना, ABD, ठीक है ना, आगरा बॉम्बे दिल्ली, इस ट्राइंगल में BI वो क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दिख रहा है। ABD में, इस ट्राइंगल में BI जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो AI अपॉन DI, दिस अपॉन दिस, वो एक सर्टेन रेशियो में होगा, और वो रेशियो क्या होगा, दिस अपॉन दिस। ये बताया ना, एंगल बाइसेक्टर बेस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AI अपॉन DI।
तो ये वाला रेशियो ना, ये वाला रेशियो फाइनली जो है क्या आ जाता है, ध्यान सुनना, ए से ड्रॉ किया ना तो यहां पर तो ए आएगा और यहां पर आ जाएगा बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है, ए आई डिवाइडेड बाय डी आई एस, बी प्लस सी इस तरफ अपॉन ए, ठीक है ना, ऐसा होता है बी प्लस सी अपॉन ए। मैं आपको डी के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, डी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, क्या आ जाएगा भाई, ये कितना है, सी इज टू बी है तो बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू, बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू, सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स थ्री डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, कॉमा, और कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली आ जाएगा। अब बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय डी का कोऑर्डिनेट आएगा तो बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आ जाएगा, बी एक्स टू सी एक्स थ्री, और ए मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, एक्स वन आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, बी एक्स टू सी एक्स थ्री ए एक्स वन डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, आ गया ना, ये आ जाएगा, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक पॉइंट जो बेस पर है, ठीक है ना, और एंगल बाइसेक्टर को जोड़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि डी, वो इसको है ना बी और सी को इंटरनली डिवाइड करता है सी इज टू बी में, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है ना, ये सी इज टू बी में डिवाइड करता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते करो। पी क्यू आर एस दे रखा है, आर वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम, देन बढ़िया। ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है ना, ऐसा। तो पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है, ऐसे एक रफ स्कीमेटिक बना लेते हैं, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, तो P और R का मिड पॉइंट और S और Q का मिड पॉइंट है ना सेम आएगा, तो मिड पॉइंट की कंडीशन लगा दी। तो P और R कितना आ जाएगा, 1 + 5 6